ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स। कैसे हैं बच्चों, आप सब अच्छे होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉपिक की अगर हम बात करें, आज शुरू कर रहे हैं साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। आखिरकार टेलर साहब ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद उन्होंने कुछ टेक्निक्स दी कि ये टेक्निक्स आप इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को और अच्छा कर सकते हैं। These are very important. Again, I already told you, it's technical. It's not easy when questions come. You're not able to find out either it's being talking with the technique part or the question is talking with the principal part. So, my dear student, please watch. I am starting now. Let's go. साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर की बात करते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल के बाद टेलर ने कुछ टेक्निक्स डेवलप करी और उनका एक्सपेरिमेंट किया अपनी जगह पे। आइए शुरू करते हैं। कॉमन टेक्निक्स क्या क्या होती है। फर्स्ट है फंक्शनल फोरमैनशिप। इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्ट दैट द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन टू डिपार्टमेंट। टेलर साहब ने कहा कि अपनी जो फैक्ट्री होती है ना, उस फैक्ट्री को 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दो। ओके, कोई भी फैक्ट्री ले लो, पापड़ फैक्ट्री, भुजिया फैक्ट्री, व्हाटएवर फैक्ट्री। फैक्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड करो। 2 डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट का नाम होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरे का नाम होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। टेलर ने यह महसूस किया कि जो वर्कर होते हैं, वर्कर को फ्री रखा जाए। किससे? बर्डन से, कि भैया तुमको प्लानिंग नहीं करनी। दे मस्ट कंसंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन। उनको बोला तुम लोग जो है प्लानिंग के बर्डन से फ्री हो जाओ, तुम लोग सिर्फ कंसंट्रेशन दो। किस पे? काम पे एंड प्रोडक्शन पे। टू डेवलप स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्टिविटी। ये ऐसा इसलिए बोला ताकि वो स्पेशलाइज हो जाए अपने अपने प्रोडक्शन में। टेलर सजेस्टेड अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट। टेलर ने ये भी बोला कि जो 2 डिपार्टमेंट आपने बनाए, प्लानिंग एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसमें कुछ एक्सपर्ट रखते हैं। उसने बोला कुछ एक्सपर्ट्स भी रखते हैं। ओके, ताकि वो एक्सपर्ट्स क्या करेंगे, जिन लोगों से काम निकालना है वो लोगों को एक्सपर्ट्स लोग क्या करेंगे, सुपरवाइज, मतलब देखेंगे क्या वो सही काम कर रहे हैं, गाइड करेंगे वर्कर को और इंस्ट्रक्शन देंगे। राइट? किसको? वर्कर को। बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर ने बोला एक फैक्ट्री को ले लो, फैक्ट्री में 2 डिपार्टमेंट बना लो, एक का नाम है प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरे का नाम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और वर्कर को फ्री रखो ताकि उसको प्लानिंग ना करनी पड़े, वो अपने काम में ध्यान दे। उसके बाद एक काम करो, कुछ एक्सपर्ट्स को हायर कर लो। ओके, वो हर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स को हायर कर लो और वो एक्सपर्ट क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा, गाइड करेगा और इंस्ट्रक्शन, निर्देश देगा वर्कर को। एज वन फोरमैन कैनॉट बी एक्सपर्ट। अच्छा, अब कह रहा है कि एक फोरमैन एक्सपर्ट नहीं हो सकता। फोरमैन, अंडरलाइन कर रहा हूं, फोरमैन, एक फोरमैन जो होगा वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो फिर ये कहता है कि कैसे कर, टेलर साहब कहते हैं हर एस्पेक्ट का काम को देखने के लिए एक फोरमैन एक्सपर्ट नहीं हो सकता। अब क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने जोर दिया कि मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएगा, स्टार लगा रहा हूं। 6 स्पेशलिस्ट, 7 स्पेशलिस्ट, 8 स्पेशलिस्ट, 9 स्पेशलिस्ट, आपका आंसर होगा 8 स्पेशलिस्ट। तो 8 स्पेशलिस्ट को उन्होंने कहा 8 स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे, या कह लो उनको उर्फ फंक्शनल एक्सपर्ट चाहिए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट 2 नाम है, 8 स्पेशलिस्ट कह लो या फिर 8 फंक्शनल एक्सपर्ट चाहिए होंगे। वो क्या करेंगे, वो सुपरवाइज करेंगे और ऑर्डर देंगे किसको, वर्कर्स को। ईच बॉस विल बी स्पेशलाइज, हर बॉस स्पेशलाइज्ड होगा अपने एक एरिया ऑफ वर्क में। ओके, वो ऑब्जर्व करेंगे, वो इंस्ट्रक्शन देंगे किसको, वर्कर को, कि वर्कर कैसे काम कर रहे हैं। ओके, और वो खुद स्पेशलाइज होंगे। सो दिस टेक्निक इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन लेबर। ये टेक्निक, अंडरलाइन लगा रहा हूं, डिवीजन ऑफ लेबर का बड़ा रूप है, स्टार। तो एग्जाम में ऐसा आ सकता है, फंक्शनल फोरमैनशिप किस प्रिंसिपल का बड़ा रूप है? डिवीजन ऑफ लेबर, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, है ना, ऐसे 2-4 नाम लिख देंगे। ये कौन कौन से प्रिंसिपल है? मिस्टर टेलर के प्रिंसिपल है। तो टेलर के प्रिंसिपल को फ्यूल से भिड़ा के पूछेंगे कि टेलर का जो प्रिंसिपल है, फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक है, पहली बात तो प्रिंसिपल नहीं है, ये टेक्निक किसका एक्सटेंशन है, किस प्रिंसिपल का? चलते हैं आगे। टेलर ने बोला फोरमैन मस्ट बी इंटेलिजेंट। फोरमैन जो हम रख रहे हैं, जो सुपरवाइजर रख रहे हैं, फोरमैन रख रहे हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं बच्चों, फोरमैन कौन सा लेवल है? पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा फोरमैन का लेवल जो है 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर। आपको पता होगा लोअर लेवल में फोरमैन आते हैं। ओके, फोरमैन कैसा होना चाहिए? होशियार, इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, एनर्जेटिक और ईमानदार और स्पेशलाइज्ड काम में माहिर
और प्रोफेशन एक्सपर्ट। बहुत अच्छी क्वालिटी है, बताइए। इंटेलिजेंट, पढ़ा लिखा, एनर्जेटिक, ईमानदार, स्पेशलाइज्ड और प्रोफेशन एक्सपर्ट, मतलब अपने काम का जानकार। आगे बात समझ में? ओके, 1 2 3 4, तो 4 क्वालिटियां होनी चाहिए। 8 स्पेशलिस्ट होते हैं और ये डिवीजन ऑफ लेबर के प्रिंसिपल का बड़ा रूप है और इस बड़े रूप का नाम है फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक ऑफ टेलर। आगे चलते हैं। ये सारी क्वालिटियां कैन नॉट बी फाउंड इन वन पर्सन, ये सारी क्वालिटी एक इंसान में नहीं मिलती। सो टेलर ने बोला 8 लोगों को, 8 एक्सपर्ट्स को लेंगे और 4 अंडर ईच डिपार्टमेंट। इसका मतलब उन 8 को लोगों को 2 टुकड़े कर देंगे। 4 लोगों को, अंडरलाइन करा रहा हूं, 4 लोग लाएंगे तो 8 लोग, लेकिन लगाएंगे कितने? 4 लोग। 4 लोग एक डिपार्टमेंट में काम करेंगे इन ऑर्डर गाइड, और वो ऑर्डर करेंगे और गाइड करेंगे वर्कर को। 8 फंक्शनल एक्सपर्ट्स कैसे काम करेंगे, आइए देखते हैं। बहुत बारीक से, बहुत आराम से पढ़ेंगे बिकॉज ये बहुत बहुत टिपिकल लेवल है। चलते हैं। 8 फंक्शन एक्सपर्ट जो टेलर ने दिए हैं, उसके लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट इन्होंने लिया है पहला। 2 डिपार्टमेंट है, अगेन रिवीजन में दोबारा करा रहा हूं। एक है प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओके, सो इन प्लानिंग डिपार्टमेंट हम किन किन को लेंगे? तो पहला लिया है रूट क्लर्क। अब मैं आराम से बात करूंगा। रूट क्लर्क क्या होता है? ये फोरमैन जिम्मेदारी रखता है कि फिक्स करूंगा सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग द मैकेनिकल एंड मैनुअल जॉब। बहुत बढ़िया, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। रूट मतलब रास्ता। देखो उसकी पहचान, रास्ता। अगर मैं आपसे कहूं मुझे दिल्ली जाना है तो मैं कहूंगा रास्ते में मेरे हिसार आएगा, रास्ते में राजगढ़ आएगा, रास्ते में ये आएगा। तो आपको रास्ता भटके नहीं। वैसे तो गूगल मैप आ गया, लेकिन अगर गूगल मैप नहीं होता तो पहले लोग पूछते थे इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, ऐसे गाड़ी चलाते थे। तो फाइनली मैं ये कहूंगा कि रूट क्लर्क मतलब आपको ये बताएगा कैसे कैसे चलना है। तो दिस फॉरमैन, ये फॉरमैन अपनी जिम्मेदारी लेता है कि मैं बताऊंगा स्टेप्स, सीक्वेंस, वो भी एक के बाद एक कौन सा है, और दोनों जॉब के लिए, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे वो मैनुअल हो। सो रूट का मतलब रास्ता। रास्ते को कैसे बताएंगे? स्टेप बाय स्टेप। और रास्ता कैसे कैसे होंगे? मैकेनिकल रास्ता हो चाहे वो मैनुअल रास्ता हो। याद हो जाएगा बच्चों। चलते हैं आगे। रूट क्लर्क के बाद ये एक डायग्राम दिया हुआ आप देख सकते हैं यहां पर। फैक्ट्री मैनेजर, तो भैया प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग में 4 लोग होते हैं, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिन, ये 4। इधर बात करते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज में गैंग, स्पीड बॉस, रिपेयर इंस्पेक्टर, ये 4। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपको ऐसे याद करने। आगे चलते हैं हम इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क की बात करते हैं। अगला वर्ड है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये क्या करता है? ये जो फोरमैन होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि मैं जनरल इंस्ट्रक्शन दूंगा, अंडरलाइन कर रहा हूं, जनरल इंस्ट्रक्शन दूंगा टू कैरी द ऑन द जॉब। कैसे काम करेंगे उसके लिए मैं निर्देश दूंगा, उसका एक प्रॉपर तरीका होगा। दोनों में मैं वापस बैक चलता हूं, डिफरेंस बताता हूं। रूट क्लर्क बताते हैं स्टेप्स, कैसे मैकेनिकल जॉब काम करना है, जबकि अगर इंस्ट्रक्शन मतलब ऑर्डर, बात आ गई है, नाम ही इसका इंस्ट्रक्शन कार्ड है तो इसका इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, इसमें उसका एक तरीका होगा। चलते हैं पॉइंट नंबर सी में। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क कौन होते हैं? तो ये जो फोरमैन होता है वो जिम्मेदारी लेता है टू फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग, अंडरलाइन, कब स्टार्ट करना है और कब काम को खत्म करना है, लिखा हुआ टाइम एंड कॉस्ट। उसके बाद टाइम की बात होगी, काम स्टार्ट कब करना है कब खत्म करना है, तो साथ में ये भी ध्यान रखेगा कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेगा। ये क्लर्क क्या करेगा? कॉस्ट शीट बनाएगा। कॉस्ट शीट का मतलब होता है इस काम में कितना खर्चा आ रहा है। टाइम एंड कॉस्ट की पहचान क्या होगी? कब स्टार्ट कब खत्म और उस पर कितना खर्चा आ रहा है। पॉइंट नंबर डी की बात करें, प्लानिंग डिपार्टमेंट का आखिरी फोरमैन। ये फोरमैन डिसिप्लिनरी का मतलब ये फोरमैन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम ध्यान रखोगे काम जो हो रहा है वो ऑर्डरली हो रहा है और सिस्टमेटिकली हो रहा है। ऑर्डर और सिस्टमेटिकली मतलब द वर्क इज डन इन प्रॉपर ऑर्डर एंड प्रॉपर सिस्टमेटिक। चलते हैं आगे बात करते हैं 4 फोरमैन दूसरे डिपार्टमेंट में। तो 2 डिपार्टमेंट थे, एक का नाम था प्लानिंग, एक का नाम था प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का उर्फ नाम बच्चों क्या है? ऑपरेशनल, जहां पर आपका कार्य हो रहा है। चलो तो बात करते हैं ऑपरेशनल डिपार्टमेंट की। पहला आएगा गैंग बॉस। गैंग, ही अरेंजेस ऑल द मशीन्स। ये सारी मशीन्स अरेंज करता है, सारी टूल्स अरेंज करता है और दूसरे रिसोर्स अरेंज करता है
ताकि काम अच्छी तरीके से हो जाए और डिले नहीं हो। बात समझ में आ गई? गैंग बॉस सभी हमारी चीजों को अरेंजमेंट करता है, कोई मशीन चाहिए, कोई टूल चाहिए, कोई हमें रिसोर्स चाहिए ताकि हमारा काम डिले नहीं हो। एग्जाम्पल देखिए, अगर आप एक टेलर हैं, एक फैक्ट्री में आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको सिलाई मशीन चाहिए होगी और आपको सिलने के लिए कपड़ा चाहिए होगा। तो फाइनली यू गॉट द थिंग्स, मशीन इज सिलाई मशीन एंड द रिसोर्स इज कपड़ा, ये दोनों चाहिए होगा। तो इसको कौन आपको तैयार करेगा? आपके लिए गैंग बॉस तैयार करेगा बिना किसी डिले। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है स्पीड बॉस कौन है? These foreman, ये फोरमैन assures timely completion of job। ये फोरमैन क्या करता है? ये कहता है कि आपका काम समय पे पूरा होना चाहिए। स्पीड हम बोलते हैं ना, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम पहुंच गए, गाड़ी चलाएंगे तो ऐसा। तो स्पीड मतलब टाइम पे काम होना चाहिए। बात करते हैं आगे, रिपेयर बॉस क्या है? ये बॉस इंश्योर करता है कि मशीन और टूल जो है वो वर्किंग कंडीशन में बहुत बढ़िया। तो भैया गैंग बॉस क्या करेगा? उस टेलर को मशीन लाके देगा, रिसोर्स लाके देगा। अब मशीन चल रही है नहीं चल रही है, इसकी समस्या को कौन ठीक करेगा? नाम आप समझ सकते हैं, नाम से पहचान गए, रिपेयर बॉस। रिपेयर मतलब ठीक करने वाला बॉस। ये फोरमैन का काम क्या है कि मशीन और टूल जो भी है वो वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। जितने भी वर्कर होंगे वो किससे संपर्क करेंगे? जब मशीन खराब होगी तो रिपेयर बॉस से, और अगर मशीन नहीं होगी तो गैंग बॉस से, और अगर टाइम पे पूरा कपड़ा सिल के देना है तो स्पीड बॉस से। बात करते हैं आगे, पॉइंट नंबर डी, इंस्पेक्टर। ये बॉस क्या करते हैं? ये जो फोरमैन है, ये बॉस क्या करते हैं? चेक ऑन क्वालिटी, अंडरलाइन कर रहा हूं, एंड कंट्रोल द आउटपुट। बहुत बढ़िया। देखो, काम जल्दी जल्दी अगर कोई कर ले और क्वालिटी खराब हो तो आपका आर्टिकल खराब हो जाएगा। इसलिए आपके एक ऊपर इंस्पेक्टर होता है, मतलब द पर्सन हु कीप्स आई ऑन यू, द चेकिंग ऑन यू, चेक, अंडरलाइन, चेकिंग ऑन यू whether the quality of the article is being whatever as per the standard or it is being low or high। अगर लो है तो भी दिक्कत, हाई है तो भी दिक्कत, जितना आपको बोला वैसे ही बनानी है। चलते हैं आगे। टेलर ने जोर दिया that when every foreman instruct an order the worker efficiency will improve, कि सारे ये जो फोरमैन है 8 के 8 इनका निर्देश और इनका ऑर्डर की पालना होगी तो हमारे वर्कर में इफिशियंसी इंप्रूव होगी, स्टार और एरो। अब क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आ जाए कि ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे हमारी संस्था की इंप्रूवमेंट होगी इफिशिएंसी में, और ये बात टेलर ने बताई है, तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा टेलर ने टेक्निक्स दी है, साइंटिफिक टेक्निक्स, उससे ही होगा। उसमें 2 डिपार्टमेंट्स बनेंगे, प्लानिंग और प्रोडक्शन। हर डिपार्टमेंट के नीचे 4-4 क्लर्क लगाए जाएंगे, 4-4 फोरमैन लगाए जाएंगे। वो सारी बातें देखेंगे और वो फोरमैन क्या क्या करेंगे तो आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फंक्शनल फोरमैन के कीवर्ड्स अगर हम देख लें, अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, खास लोगों का आपका अपॉइंटमेंट कराना, प्लानिंग के लिए अलग, एग्जीक्यूशन के लिए अलग, एलिमेंट्री बेस्ड ऑन एलिमेंट्री प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर का बेस इसमें काम करता है, वॉयलेट प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड को वॉयलेट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां टेक्निकल, एक प्रिंसिपल का साथ देता है, दूसरे प्रिंसिपल को वॉयलेट करता है, यहां टेक्निकल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन। अब अगला जो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, सेकेंड। उसके बाद वर्क स्टडी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा भी है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, ये स्टैंडर्डाइजेशन वाला करवा देता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्क स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, चलते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या होता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज एम्फसाइज ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड। साइंटिफिक स्टडी कहता है, वो जोर देते हैं टेलर साहब साइंटिफिक मैनेजमेंट में कि आपका जो काम है ना वो एक स्टैंडर्ड लेवल पे होना चाहिए। हर स्टेप कंपनी का ऑपरेशन स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन आउटपुट इज पॉसिबल, स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो पॉसिबल है अगर स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ टूल्स, मतलब कि आपकी चीजें, मशीन, सिलाई मशीन अगर अच्छी होगी, धागे अच्छे होंगे, कपड़े अच्छे होंगे, रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूं, कच्चा कपड़ा, तो सिलने वाला अगर टेलर अच्छा होगा तो पक्का आपका शर्ट बनके अच्छा निर्माण करेगा। ओके, राइट फ्रॉम द टूल्स, इक्विपमेंट, मशीन्स, उससे आपका आउटपुट, ये आपको ध्यान रखना है कि मेरा आउटपुट मुझे मैक्सिमाइज, मेरे आउटपुट को बढ़ाना है, और साथ में क्वालिटी भी ध्यान रखनी है। स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब खाली क्वालिटी नहीं होता, ओनली, अंडरलाइन कर रहा हूं, 1 मार्क्स। क्या खाली स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्वालिटी है? नहीं, इसका मतलब है
कि आप ऐसे स्टैंडर्ड सेट करें साइज, टाइप और वेट्स में ताकि आपका क्वालिटी प्रोडक्ट बने। इसके बारे में मैं एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत बढ़िया। आपने पापड़ देखे होंगे, तो पापड़ जो आपका घर पे खाने के लिए बनता है, जो आप सेक के खाते हैं, उसका एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। हर पापड़ अपने आप में थोड़ा पतला थोड़ा मोटा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता एक पापड़ पतला है तो दूसरा दो जनों को जोड़ के बना दिया है। इसका मतलब जो पापड़ का जो कटिंग साइज है, जो वेट साइज है ना, जो मटेरियल का वेट है, वो लगभग क्या रहेगा, सेम रहेगा, तभी स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। प्लस क्वालिटी की बात होती है तो पापड़ को बेलने से सभी तरीके से सभी जगह से पूरा राउंड शेप में पतला होना चाहिए, वो बड़ा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली बात करते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू टेलर साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी सेलेक्टेड टू डेवलप स्टैंडर्ड। टेलर का ये कहता है मेथड काम में लेना चाहिए ताकि आप एक स्टैंडर्ड डेवलप कर दें। ओके, और स्टैंडर्ड जो होगा वो मैनेजर मस्ट मेक यूज ऑफ वर्क स्टडी, और वो जो स्टैंडर्ड हम बनाएंगे वो हम वर्क स्टडी टेक्निक से बनाएंगे, जिसमें कि हम लोग टाइम स्टडी देखेंगे, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी। तो ये और बड़ी गजब की चीज है कि भाई आप जो है वो स्टैंडर्ड कुछ अगर डेवलप करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको स्टडी करनी पड़ेगी। और ये वर्क स्टडी टेक्निक क्या है वो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। उसके अंदर टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फटीग स्टडी पढ़ेंगे। इवन मॉडर्न टेक्निक सच एज द काइजन, सिक्स सिग्मा, ये यूज होते हैं स्टैंडर्ड में। नोकिया, एप्पल, नाइक, वीडियोकॉन, ये सब यूज करती है टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, चलते हैं आगे। The objective of standardization are to reduce a given line of product to fix the type and size of characteristics. Objective of standardization का मतलब क्या है, क्यों आखिर हम स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, उससे क्या फायदा होगा, क्यों स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी है। To reduce a given line of product to fix type, size and characteristics. भाई आप एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट को है, जो भी आपकी लाइन है प्रोडक्ट की, उसकी आपकी फिक्स साइज टाइप करना चाहते हैं। और टू अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स आउटपुट अमॉन्ग, टू अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स, इससे क्या होगा, इंटरचेंजेबिलिटी हो जाएगी मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स की और आउटपुट की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और ब्रांचेस में। ये इसका उद्देश्य है, रिड्यूस करना, इंटरचेंजेबिलिटी करना। आगे चलते हैं, इससे क्वालिटी स्टैंडर्ड हमारा मेंटेन हो जाएगा। पॉइंट नंबर डी, टू सेट अप द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। इससे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी हो जाएगा कि कितने लोग कितने मशीन पे काम करेंगे, कितना आउटपुट आएगा। आगे बात करते हैं, मोटे मोटे तौर पे काले अक्षरों में साफ सुथरा लिखा हुआ है स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन का एक छोटा सा एक नुस्खा लिखा हुआ है। स्टैंडर्डाइजेशन तो हमने पढ़ लिया, सिंप्लीफिकेशन क्या है। सिंप्लीफिकेशन हमें जोड़ देता है एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब जो चीजें आपकी फालतू की वेस्टेज हो रही है उसको आप हटाओ। एन साइज, बात समझ में आ गई। कभी कभी क्या होता है, आपने सुना होगा टेलर ने कपड़ा बचा के दे दिया, ऐसा आप लोग अब घर पे जब पूछोगे ना, मम्मी पापा लोग बताएंगे कि कभी कभी बोलते हैं टेलर ने कपड़ा बचा के दे दिया। तो वो जो टेलर लोग कपड़ा बचाते हैं इसका हम लोग परफेक्ट सिलते हैं, वेस्टेज नहीं करते। और आज के नए टेलर्स को आप दोगे तो बोलेंगे कपड़ा बचा ही नहीं है। इट मींस यू शुड एलिमिनेट द अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपके काम के अंदर कुछ डाइवर्सिटी है, कुछ आपका जो मतलब गलत चीज है, तो उसको आप एलिमिनेट करें। एग्जाम्पल देखिए, एज मोर वेराइटीज मीन मोर इन्वेंट्री। ज्यादा वेराइटी का मतलब ज्यादा इन्वेंट्री, मोर टाइप ऑफ मशीन, मोर लेबर, कॉस्ट। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा अपने काम में वैरायटी डालोगे और उतना ही इन्वेंट्री डिफरेंट टाइप की चाहिए, उतनी मशीन चाहिए, उतनी लेबर चाहिए। अगर हम काम को सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारे इकोनॉमिकली हमारी मशीन, लेबर और इन्वेंट्री का यूज प्रॉपर होता है। इससे हमारी इंप्रूव होती क्वालिटी और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। तो सिंप्लीफिकेशन, it convert you, it give you the opportunity to reduce the cost of your article. फॉर एग्जाम्पल, एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूएसए में, उसने रिड्यूस किया वैरायटी फ्रॉम 2000 टू 200। उसने 2000 तरह के पेपर बनाती थी, उसने 200 तरीके के पेपर बनाना शुरू कर दिए और उससे क्या हुआ, पॉजिटिव रिजल्ट आया। इट मींस ज्यादा वैरायटी काम की नहीं होती। अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसमें आपकी वैरायटीज होनी चाहिए पर बहुत ज्यादा नहीं। A fruit can manufacturing company reduce variety from 200 to 32 and got efficient and effective result. तो efficient और effective result जब आएंगे जब वैरायटी ज्यादा नहीं हो। कीवर्ड की बात करें इन दोनों टॉपिक से, स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन से,
तो एक आया ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी, दूसरा आया अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी, तीसरा सेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, फोर्थ है सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, फिफ्थ है टू रिड्यूस गिवन लाइन प्रोडक्ट, फिक्स टाइप साइज, एंड फिफ्थ है एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन. तो फाइनली वी हैव कॉन्कर्ड द टू. Today we have covered scientific techniques, Taylor's two techniques. One, the function foremanship. The second is standardization and simplification of work. And we are going to start the third work study in the next video. And then it will go high. Work study is high. Then we will come to the fourth, differential fees waste system. And then is mental devolution. So here the technique will over. So I think in the techniques you need 2 more videos to learn. So my dear students, be with me. As you know, I am teaching from book line to line, as it is very, very important. Everyone is teaching in the smart board or smart, they are making PPT, but I tell you that while getting the tuition, whatever you are, or learning the videos from the YouTubes, you need to be focused that CBSE has made 20 marks objective question. This time it is very, very tough. So, okay, so once you get the 90 plus marks, so you need to work hard line to line. So my dear students, I tell you, work with me so that you can get 90 plus marks. Thank you very much. Be with me. Let's do comments. If you like my channel, please comment, subscribe, and also make status for everybody. Thank you very much. Bye-bye.